एंड वेलकम बैक स्टडी जी। आपके लिए फिर से मैं लेके आ गया हूँ बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के थर्ड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आपके एग्जाम के लिए। ये दक्षिण पूर्व एशिया भूगोल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जिनको कुछ दिनों में याद करना है ना, पहले से याद नहीं करते थे सीरीज अपने बीए के, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण बातें वो 3 लाइनों में लिखा होता है। अगर आप इन्हें याद कर लें तो आप पूरे इसके विस्तृत उत्तर भी बना सकते हैं। जैसे चीन में कोयला उत्पादन, ये 3 लाइन में दिया होगा, लेकिन अगर आ जाए आपके विस्तृत क्वेश्चन में कि चीन के कोयला उत्पादन, आपको अगर ये 3 लाइन याद होंगे तो आप इससे 3 पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आसान होता है ये याद करने के लिए। तो इनको हम देख लेते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है टाइफून क्या है। ठीक है, टाइफून क्या है। तो जापान में प्रशांत महासागर से चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून के नाम से पुकारे जाते हैं। ठीक है, तो जापान के प्रशांत महासागर से चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून के नाम से पुकारे जाते हैं। ये मौसम में एकाएक परिवर्तन लाते हैं। इनकी संख्या जुलाई से नवंबर के मध्य औसतन 20 होती है। टाइफून जापान की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ऐसे टाइफूनों की उत्पत्ति मार्शल, मेरियाना और कैरोलिन द्वीपों के निकट जापान के दक्षिण पूर्व में होती है, जहां पर समुद्र के तल का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है। तो ये हो गया आपका टाइफून क्या है। आप इसे अब आ जाए आंसर कि टाइफून क्या है विस्तृत में, तो आप इतना पता है ना, टाइफून जापान के महासागर से चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून के नाम से पुकारा जाता है। तो आप इसको जब खूब कितना विस्तृत लिख सकते हैं टाइफून से, उसमें क्या क्या हानियाँ हो जाएंगी जापान में, वहाँ की फसलें खराब हो जाएंगी, वो वहाँ के मानसून को कैसे ये प्रभावित करता है, वहाँ की जलवायु कुछ नम्र स्रोत रहती है। टाइफून बहुत तेज़ी से आती है, उनकी हवाएँ बहुत तेज़ी होती हैं जो सारी फसलें अत्यधिक खराब कर देती हैं और जापान के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ऐसे बना चढ़ा के आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चीन में कोयला उत्पादन। ठीक है, चीन में कोयला उत्पादन। कोयले के संचित भंडार में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद विश्व का तीसरा बड़ा देश है। यहाँ का संचित भंडार वर्तमान अनुमानों के अनुसार 96 अरब टन है। 1934 ईस्वी में यहाँ केवल 3 करोड़ टन कोयला का उत्पादन हुआ था, जबकि 2005 ईस्वी में 18,072 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादित हुआ। चीन वर्तमान में विश्व का 24% कोयला अकेले उत्पादित कर प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, चीन में सिंचाई के संसाधन। ठीक है, चीन में सिंचाई के संसाधन। संप्रति चीन में विश्व की 20% सिंचाई भूमि का विस्तार है। सिंचाई योजना में हांगहो, हाई यांगिस्टी नदियों पर वृहद बहुउद्देशीय योजनाओं के अतिरिक्त मध्य तथा लाखों छोटी ग्राम समूह या कम्यून स्तरीय योजनाएं भी उद्देश्य थी। हांगहो योजना में 50 बागों द्वारा नदी के जल को पानी की सीधी बनाकर उपयोग का लक्ष्य बनाया गया है। उत्तरी चीन के जलाभाव की समस्याओं को दूर करने के लिए यांगस्टी घाटी से 14,200 करोड़ घन मीटर पानी की हांगई घाटी में उत्तर की ओर ले जाने की योजना पर भी कार्य हो रही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्योदय की भूमि। सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है। तो जापान को सूर्योदय की भूमि कहते हैं। एशिया महाद्वीप के मुख्य स्थल खंडों से पृथक प्रशांत महासागर में लगभग 38,000 किमी 3800 किमी लंबाई में फैले इस द्वीप को पूर्व ब्रिटेन कहा जाता है। यानी सूर्योदय की भूमि, जापान को सूर्योदय की भूमि कहते हैं। एशिया महाद्वीप के मुख्य स्थल खंड से पृथक प्रशांत महासागर में लगभग 3800 किमी लंबाई में फैले इस द्वीप को पूर्व ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है प्रादेशीकरण से आप क्या अभिप्राय है। प्रादेशीकरण से आपका क्या अभिप्राय है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पारदेशीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें चयनित विशेषताओं की एकरूपता के अनुसार उच्च स्तर की क्षेत्रीय इकाइयों को छोटे स्तर की इकाइयों या उप प्रदेशों या छोटे क्षेत्रीय इकाइयों को मिलाकर बड़ी इकाइयों में एकत्रित किया जाता है। पारदेशीकरण की प्रक्रिया अपनाते समय इसमें कई तथ्य तथा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्मिलित होते हैं। प्रादेशीकरण की प्रक्रिया इसी प्रदेश या देश के वर्तमान नियोजन में सहायक होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानसून से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मानसून से आप क्या समझते हैं? उष्णकटिबंधीय संरक्षित क्षेत्र से जब व्यापारिक एवं सन्मार्गी हवाएं ऊपर की ओर कोरियलिस बल के कारण सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में पहुंचता है। भारत में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा मेघालय के मानसीराम में होती है। मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब महासागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवा को कहते हैं। तो मानसून से आप क्या समझ? मानसून हिंद महासागर एवं अरब महासागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। ठीक है। उत्तर कोरिया में चावल की खेती। ठीक है, उत्तर कोरिया में कुल कृषि योग्य भूमि के 40% भाग पर चावल की खेती होती है। यहाँ का मुख्य उद्योग चावल है, यानी उत्तर कोरिया की चावल की खेती, यहाँ पे 40% भागों पे चावल की खेती की जाती है। वहाँ का मुख्य व्यवसाय चावल की खेती है उत्तर कोरिया में। ठीक है, एकल फसल से आप क्या समझते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। एकल फसल से आप क्या समझते हैं? एक ही खेती की भूमि में वर्ष में केवल एक बार एक फसल की खेती की एक विधि को एकल फसल कहते हैं। जापान में चावल वर्ष में एक ही बार उगाया जाता है, यानी सीधे कह सकते एकल फसल से आप क्या समझते हैं? ऐसी फसल जो साल में केवल एक खेत में एक ही बार उगाया जा सके, उसे एकल खेती कहते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे अपने क्वेश्चन की तरफ। चीन में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। चीन में जनसंख्या का औसत घनत्व 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, किंतु चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष किमी से भी अधिक है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव चीन के संसाधनों पर पड़ता है। इससे चीन की विकास दर घटती है और प्रति व्यक्ति आय भी कम हो रही है। चीन के कोयला क्षेत्रों की कितने भागों में बांटा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन के कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स कि देखिए कितने भागों में बांटा गया है। इनके भाग आप याद कर लीजिए। अगर लॉन्ग में आ गए, लघु उत्तरी में आ गए, दीर्घ उत्तरी में आ गए, तो आपको भाग याद रहेंगे तो उनमें बना के आप काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये आसान होता है। चीन के कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो चीन के कोयला क्षेत्र को निम्नलिखित 2 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तरी चीन कोयला का क्षेत्र, दक्षिणी चीन के कोयला के क्षेत्र। ठीक है, चीन के कोयला क्षेत्र के 2 भागों, उत्तरी चीन कोयला का क्षेत्र, दक्षिणी चीन कोयला के क्षेत्र, 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, चीन में लौह इस्पात के 3 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। चीन में लौह इस्पात के 3 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए कि चीन में लौह इस्पात के प्रमुख क्षेत्र 3 कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी मंचूरिया, पहला है दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र, यांगटीसिकियांग की निचली घाटी प्रदेश। ठीक है, ये 3 हैं जो लौह इस्पात के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं चीन के। ठीक है, दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र, यांगटीसिकियांग की निचली घाटी प्रदेश, ये 3 क्षेत्र हैं। आते हैं चीन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? चीन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? तो चीन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। उत्तरी चीन या पेकिंग के आसपास वाला क्षेत्र, उत्तरी चीन या पेकिंग के आसपास वाले क्षेत्र। दूसरा है दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र। तीसरा है यांगटीसिकियांग की निचली घाटी प्रदेश। ठीक है, ये चीन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। चीन का शोक। ठीक है, चीन का शोक किसे कहते हैं? या हांगओ को चीन का अभिशाप कहना क्यों ठीक है? ठीक है, तो पहले देखिए हांगओ क्या है। हांगओ चीन में एक पाई जाने वाली नदी है। इस नदी को ही चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में। हांगओ की लीला पर स्टैम्प लिखते हैं। हांगओ की लीला पर स्टैम्प लिखते हैं
वह नदी जिनसे हजारों खेती को बाढ़ से अस्थायी हानि पहुंचा दी है, एक नया मार्ग ले लेती है और इस नए मार्ग की सब भूमि को अस्थायी रूप से नष्ट कर डालती है। अतः हंगाओं को चीन का दुख या अभिशाप कहा जाता है। देखिए अपने भाषा में हम बताते हैं, हंगाओं की लीला पर स्टैम्प लिखते हैं, मैंने लीला को हंगाओं की लीला पर स्टैम्प लिखते हैं। स्टैम्प कोई लेखक हैं जो हंगाओं के लीला पर लिखते हैं कि वह नदी जिससे हजारों खेती को बाढ़ से अस्थायी हानि पहुँचती, मैंने हजारों खेतियों को हंगाओ नदी के बाढ़ से काफ़ी क्षतिग्रस्त खेतियां हो जाती हैं, एक नया मार्ग ले लेती है, जिससे एक नई मार्ग ले लेती है। इन नए मार्ग की भूमि को खराब जिधर से नदी जाती है वो सारी भूमि खराब कर देती है, नष्ट कर डालती है। इसलिए हंगाओ नदी को चीन का अभिशाप कहा जाता है या शोक कहा जाता है। बस इतना ही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन की जनसंख्या में वृद्धि के कारण सन 1935 से 1972 तक चीन की जनसंख्या में 75% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के निम्नलिखित कारण है: विस्तृत नदियों के उपजाऊ मैदान, दूसरा कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु, चावल की खेती में प्रयुक्तता, प्राचीन काल में अधिक बच्चा पैदा करने के लिए राजकीय प्रोत्साहन, पहाड़ी ढालों व तलहटियों में उत्तम व्यवस्था, सिंचाई के उत्तम साधन, गहरी कृषि करना, भूमि के प्रति धार्मिक लगाव। चीन का व्यापार, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीन का व्यापार सन 1990 में चीन का कुल व्यापार 37,050 करोड़ डॉलर का था, जबकि 2005 ईस्वी में बढ़कर ये 1,38,400 करोड़ डॉलर हो गया। 2005 में विश्व आयात में इसकी हिस्सेदारी 6.2% और निर्यात में 7.3% हो गई। चीन में रेल पथों की कुल लंबाई 71,900 किमी से अधिक है। चीन में लगभग 30,000 किमी तक यंत्र चलित नावें और 1 लाख किमी छोटी नावें चल सकती हैं। वायु परिवहन के विकास की दृष्टि से चीन अत्यंत पिछड़ा है। रेशमी वस्त्र में एशिया का स्थान क्या है? ठीक है, रेशम कैसे प्राप्त होता है? रेशमी वस्त्र उद्योग में एशिया महाद्वीप सबसे आगे है। एशिया महाद्वीप में संसार का लगभग 74% रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता है। एशिया के मानसूनी जलवायु वाले देशों में शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम तैयार किया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग में प्राकृतिक रेशम तथा कत्ता हुआ रेशम दोनों ही का प्रयोग होता है। चीन की समुद्री तट रेखा की लंबाई और उसकी विशेषता बताइए। चीन की समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग 11,250 किलोमीटर है। यह उत्तर में शंघाई तक बहुत ज़्यादा सपाट है क्योंकि किनारे पर अवसाद निपेक्षित हो गए हैं। समुद्री किनारे पर बालू की रोधिकाएँ और टापू दिखलाई पड़ते हैं। अधिकतर तट प्रायद्वीपीय भाग के अतिरिक्त की गई मिट्टी उपजाऊ है। शंघाई से दक्षिण की ओर बढ़ने पर तट कटा फटा तथा ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यांगटीसी डेल्टा प्रदेश का परिचय दीजिए। यांगटीसी डेल्टा प्रदेश का परिचय दीजिए। यांगटीसी डेल्टा प्रदेश इस प्रकार का विस्तार पश्चिम में नानकिंग से पूर्व में शंघाई तक है। अनुमान है कि पहले इस भाग पर समुद्र लहराता था, पर यांगटीसी नदी ने जलोढ़ मिट्टी पाट कर इस भूमि पर भूभाग का निर्माण कर लिया। यह भाग उत्तर में चीन के विशाल उत्तरी मैदान से जुड़ा है। दक्षिण की भूमि समुद्र तल से ऊंची है। इस प्रदेश की जमीन अत्यंत उपजाऊ है। इसका पूर्वी उत्तरी भाग दलदली है। चीन को किन किन जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? चीन की जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन को किन किन जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, या चीन की जलवायु का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर है इसका, चीन को निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पहला उत्तरी चीन प्रदेश, दूसरा दक्षिणी चीन प्रदेश, तीसरा मध्य चीन प्रदेश, चौथा यूत्रान का पठार, पांचवा तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, छठा मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, सातवां है स्टेप्स तुल्य जलवायु प्रदेश, आठवां है गोबी तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। कौन सा भाग संसार की छत नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा भाग संसार की छत के नाम से प्रसिद्ध है? एशिया के मध्य में फैली हुई तृतीय कल्प की पर्वत श्रेणियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।
इन पर्वत श्रेणियों का केंद्र पामीर की घाट है, जो अपनी अधिकतम ऊंचाई के कारण संसार की छत नाम से प्रसिद्ध है। एशिया को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा जा सकता है? एशिया को 5 बृहद प्रदेशों में बांटा जा सकता है। उत्तर की निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण पठारी भाग, चौथा नदियों के समतल मैदान, पांचवा द्वीप समूह। चीन में चावल की खेती, ठीक है, चीन में चावल की खेती। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर भूमि में चावल की खेती की जाती है। उत्पादन 200 मिलियन टन के नज़दीक पहुँच जाता है। चीन की मुख्य फसल चावल है। चावल उष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण मैदान तक सीमित है। यांगसी नदी के दक्षिण में एवं घाटियों, डेल्टा तथा ढलानों पर खेती की जाती है। जापान में मत्स्य पालन का उद्योग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जापान में मत्स्य पालन का उद्योग। जापान विश्व में सबसे बड़े मत्स्य पालक देशों में से एक है। जापानियों का यह एक मुख्य भोजन है, इसलिए जापान में मत्स्य पालन उद्योग काफ़ी विकसित है। जापान में मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। लंबी तट रेखा, जहाँ 4000 मत्स्य पालन गाँव हैं। जापानी समुद्र से निर्भीक लोग। कटी फटी तट रेखा मत्स्य पालन बंदरगाह प्रदान की है। तट रेखा के निकट मगर कम गहरे हैं। पांचवा, ठंडी योशियो तथा गर्म क्यूरोशियो धारा के मिलने से प्लैंकटन में तेजी से विकास होती है। छठा, कृषि भूमि सीमित है। सातवां, विविध प्रकार की मछलियों की प्रधानता है। आठवां, विकसित जलयान, किश्ती निर्माण उद्योग, आधुनिक तकनीकी विकास, कुशल श्रम पूंजी आदि मत्स्य पालन में सहायक है। कोरिया की जलवायु। कोरिया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी में दक्षिणी कोरिया स्थित है। कोरिया में सर्दियों बहुत ठंडी तथा दक्षिण में सर्दियों में जनवरी में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस, परंतु सागर से दूर उत्तरी भाग में यह तापमान -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कोरियाई प्रायद्वीप में सबसे कम तापमान -43 डिग्री तक हो जाता है। गर्मियों में जून सितंबर में अधिक गर्मी होती है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वार्षिक वर्षा में 100 सेमी है। सर्दियों में बहुत कम वर्षा 30 सेमी तक होती है। जापान यातायात के साधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जापान में यातायात के साधन स्थल, जल एवं वायु परिवहन में एक अति विकसित देश है। अपने विकसित यातायात परिवहन के साधनों के बल पर यह विश्व का महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। धरातलीय अवरोधों के बावजूद जापान के आंतरिक भाग में गमनागमन सुविधा संपन्न है। जापान में विश्व के सबसे अच्छे सड़क मार्ग हैं। यहाँ हासु में तथा क्यूशु द्वीप के पश्चिमी भागों में रेलों तथा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जापान में तेज गति वाली विद्युत चालित गाड़ियाँ हैं। तटवर्ती औद्योगिक केंद्रों में पर्याप्त तथा तेज गति वाली रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। जापान की जलवायु इसकी समशीतोष्ण स्थिति के बावजूद मानसूनी प्रभाव के कारण एक अनूठा रूप प्रकट करती है। यहाँ ग्रीष्म एवं शीतकाल में विविध वायु राशियों का प्रभाव महत्वपूर्ण नियंत्रण कार्य करता है। जापान की जलवायु पर 4 वायु राशियों का विरोध प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है: ध्रुवीय महाद्वीप वायु राशि, ध्रुवीय समुद्री वायु राशि, उष्णकटिबंधीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका अति या लघु उत्तरी में आएगा, विस्तृत या उससे छोटे वाले में आएगा क्वेश्चन। ये सुदूर पूर्व एशिया की कृषि विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया का अत्यंत कृषि पर आधारित रहा है, अर्थतंत्र कृषि पर आधारित रहा है। चीन की खेती को इसका प्रतिनिधि माना जा सकता है। चीन में लगभग 70% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और अधिकांश खेती परंपरागत विधियों से होती है, जिसे कुशल कृषि कहा जाता था। यहाँ के छोटे खेतों में पशुओं से हल चलाने की अपेक्षा कुदाल, खुरपी आदि छोटे औजारों द्वारा ही खेत की मिट्टी कूड़ने, बोने, गिराने आदि का कार्य होता रहा है। इसलिए यहाँ की कृषि को कुदाल प्रधान कृषि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि से कौन सी बुराइयां उत्पन्न हुई? एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित बुराइयां उत्पन्न हो गईं। पहला, अकालों का पड़ना। दूसरा, रहन सहन के स्तर का गिरना।
तीसरा राजनीतिक अशांति का फैलना। चौथा युद्ध की संभावना में वृद्धि। पाँचवा बेकारी की समस्या में वृद्धि। छठा आर्थिक संकट की संभावनाएं। सातवां विकास कार्यों का रुक जाना। ये सारी जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही हुई हैं। एशिया के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग का कार्य एशिया में प्राचीन काल से विकसित है। इस उद्योग का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है। चीन, जापान तथा भारत वर्तमान समय में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, इतना लंबा हम करना नहीं चाह रहे हैं। तो बस इस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।